अस्सलाम वालेकुम। हाई प्रोलैक्टिन यानी कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया को लेके आप सब ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। हाई प्रोलैक्टिन जो है वो ना सिर्फ औरतों के अंदर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, इरेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स के प्रॉब्लम्स करता है, बल्कि मर्दों के अंदर भी जो है बांझपन के प्रॉब्लम्स करता है। तो आज के इस वीडियो में हम हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, प्रोलैक्टिन लेवल्स नॉर्मल क्या होते हैं, कब आपको परेशान होना चाहिए, कब आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है और क्या क्या कॉजेस है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल वैल्यूज इसकी क्या क्या होती हैं। मर्दों के अंदर डिफरेंट होती है, औरतों के अंदर डिफरेंट होती है। मर्दों के अंदर लेस देन 15 to 20, 15 से 20 से कम नैनोग्राम जो है ना वो प्रोलैक्टिन का लेवल होना चाहिए। जो खवातीन जो शादीशुदा नहीं है उनके अंदर 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए, और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके अंदर 80 यानी कि 80 से लेके 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर जो है वो नॉर्मल रेंज है। सो बेसिकली अगर आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो 30 से लेके 200 नैनोग्राम तक आ रहा है, ये मॉडरेटली, इसको हम हाई ही कंसिडर करते हैं और इसको ट्रीट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्रोलैक्टिन जो है वो एब्नॉर्मल रेंज के अंदर है तो इसका क्या मतलब है। मेनली जाहिर है इसका यही मतलब है कि इसकी कॉजेज क्या क्या होती हैं। तो इसकी कॉजेज मैं आपको लिस्ट डाउन कर देती हूँ। एक होता है चेस्ट इंजरी, यानी कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या आपके सीने के ऊपर कोई इंजरी हुई है। सेकेंडली ये हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है प्रॉब्लम आता है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वो पेशेंट्स जिनको पीसीओएस है, उनमें भी प्रोलैक्टिन हाई आता है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस है जिनकी वजह से प्रोलैक्टिन एज अ साइड इफेक्ट जो है वो हाई हो जाता है। जैसे जो लोग ईस्ट्रोजन थेरेपी के ऊपर होते हैं उनका प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है। उसके अलावा जो लोग मेटाक्लोप्रोमाइड लेते हैं, ये एक नोजिया की दवाई है, वॉमिटिंग की दवाई है, वो लेते हैं। कुछ ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन लेते हैं, उनके अंदर ये हाई होता है। उसके अलावा जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं उनके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो हाई हो जाता है। हाई प्रोटीन डाइट, जो लोग बहुत ज्यादा सीड्स वगैरह खाते हैं उनके अंदर भी प्रोलैक्टिन हाई हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्या क्या अलामात है। अलामात इसकी मर्दों में मुख्तलिफ होती है और औरतों में मुख्तलिफ होती है। पहले हम खवातीन की अलामात के बारे में बात करते हैं। खवातीन में जो इसकी बेसिक मेन अलामात होती है वो यही होती है कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। प्रोलैक्टिन जब हाई होता है ना तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है। अब इसी पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि हाई प्रोलैक्टिन की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और उसके अलावा मिस हो जाते हैं। अब ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोलैक्टिन जो है वो ओव्यूलेशन को रोकता है। ये प्रोलैक्टिन हाई जब होता है तो ये FSH हार्मोन जो है आपका, जो फर्स्ट फेज ऑफ आपके साइकिल में होता है, ये उसको कम कर देता है। उसको कम करने की वजह से जब FSH कम हो जाता है तो आपका एग जो है, आपका अंडा जो है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती है या डिले हो जाती है। तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं या मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं इसकी वजह से। थर्डली, इसमें चांसेस ऑफ मिसकैरेज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो इसलिए इंक्रीज हो जाते हैं कि ना सिर्फ जो है प्रोलैक्टिन आपके ईस्ट्रोजन को कम करता है बल्कि आपके प्रोजेस्टेरॉन को भी कम कर देता है। जो ओव्यूलेशन के बाद वाला टाइम होता है उसमें अगर प्रोजेस्टेरॉन कम बनेगा तो इसका ये मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो बच्चेदानी की वॉल के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा, यानी इम्प्लांटेशन सही तरह नहीं होगी और इसकी वजह से आपको पीरियड्स आ जाएंगे। अगले इलामात इसकी ये है कि ये एबनॉर्मल जो है फेशियल हेयर करता है और उसके अलावा आपके बॉडी के ऊपर ये एबनॉर्मल बाल बनाता है। नेक्स्ट अलामात ये है कि ये वेजाइनल ड्राइनेस करता है। अब हम बात करेंगे कि मर्दों के अंदर क्या क्या अलामात होती हैं। आप सबने मुझसे ईडी के बारे में पूछा था, तो अगर आपको ईडी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके प्रॉपरली लैब से अपना प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो टेस्ट करवाएं। हाई प्रोलैक्टिन लेवल जब होता है मर्दों के अंदर तो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से ईडी के प्रॉब्लम्स आते हैं, एबनॉर्मल बॉडी हेयर के प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी दाढ़ी प्रॉपरली नहीं आती है। उसके अलावा मर्दों के अंदर ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी कर देता है, जिसको हम गायनिकोमैस्टिया भी कहते हैं। ये सारी रीजंस हो जाती हैं, सारी अलामात आपके अंदर आ जाती हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्रॉपरली टेस्ट करवाने का क्या तरीका है। रात को आपने कुछ नहीं खाना है और सुबह बगैर खाए आपने प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाने जाना है। सेकेंडली, आपने प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद नहीं करवाना है। थर्डली, आपने ओव्यूलेशन से पहले वाली डेट्स में प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है। ल्यूटियल फेज के अंदर यानी कि ओव्यूलेशन के बाद नेचुरली प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो हाई होना शुरू हो जाते हैं।
और उसके अलावा एक और बहुत अहम बात है कि आपने कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद, कोई भी स्ट्रीनस एक्सरसाइज करने के बाद, हेवी एक्सरसाइज करने के बाद आपने प्रोलैक्टिन लेवल्स नहीं चेक करवाने हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। मेडिकल ट्रीटमेंट तो इसका जो है वो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिकेशन। इसमें 2 तरह की मेडिकेशंस होती हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दूसरा जो पाथवे है ट्रीटमेंट का वो है डाइट के थ्रू और उसके अलावा सप्लीमेंट्स के थ्रू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या डाइट में आपने किन किन चीजों से परहेज करनी है। आपने डाइट के अंदर खजूरों का इस्तेमाल नहीं करना है और एप्रिकॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। वो लोग जिन लोगों को सौंफ खाना बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अलावा जो फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें क्योंकि ये प्रोलैक्टिन को हाई करता है। अब हमारी बात आ जाती है कि हमने डाइट में क्या क्या इस्तेमाल करना है। डाइट में आपने जिंक से भरे खाने इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि बीफ हो जाता है, उसके अलावा जो है वो चिकन हो जाता है, बीन्स हो जाती हैं, ये जिंक से भरपूर आपने, बादाम हो जाते हैं, ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। सेकेंडली आपने विटामिन B6 वाले खाने खाने हैं। जो आपको विटामिन B6 जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, साग में मिल जाएगा, पालक में मिल जाएगा। उसके अलावा आपने केलों का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर विटामिन B6 होता है। आलू आपने खाने हैं, चिकन आपने खानी है, तो इन सब के अंदर विटामिन B6 मौजूद होता है। अब बात आ जाती है कि आपने क्या क्या परहेज करनी है। परहेज में सबसे पहले तो आपने इंटेंसिव वर्कआउट्स नहीं करने हैं, यानी कि बहुत हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। सेकेंडली आपने कपड़े बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहने हैं, खासतौर पे जो आपकी जो चेस्ट है उसके ऊपर से टाइट हो, वो कपड़े आपने नहीं पहनने हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। पहले मैंने आपको डाइट बताई थी, अब मैं आपको सप्लीमेंट्स बताऊंगी। सबसे पहला सप्लीमेंट जो है वो है वाइटेक्स। ये एक हर्बल मेडिकेशन है। इसके बारे में आप सबने मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया था, तो यस, ये हार्मोनल बैलेंस को जो है रिस्टोर करता है, बेहतर कर देता है। आपके ईस्ट्रोजन, आपके प्रोजेस्टेरॉन, आपके FSH, LH, प्रोलैक्टिन, इन सारे हार्मोन्स को जो है ये नॉर्मलाइज कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो ये हाई प्रोलैक्टिन जिन लोगों को है वो वाइटेक्स का या चेस्ट बेरी का या चेस्ट ट्री भी इसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल जरूर करें। सेकेंडली आपने विटामिन B6 का इस्तेमाल जरूर करना है। विटामिन B6 जो है ये सबसे ज्यादा अहम होता है आपके प्रोलैक्टिन को नॉर्मल करने के लिए। ये P5P के नाम से भी सप्लीमेंट्स आते हैं या पायरिडॉक्सिन के नाम से भी सप्लीमेंट्स आते हैं। ये आप 100 से 300 मिलीग्राम जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड सप्लीमेंट जो है वो है जिंक का। जिंक आप या तो जिंक ग्लूकोनेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं। ये आपने 50 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करना है। और लास्ट सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन E का। विटामिन E जो है ये भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है। ये आपने 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।